नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप आगामी एसी का 12 चुनाव लड़ फरवरी को रहे दिल्ली हैं विश्वविद्यालय में एसी और और एसी के डीटीएफ चुनाव के हैं। पैनल पर उसी के पहले भी मद्देनजर आप आज हम वैसे बात पद कर पर रहे रह हैं चुके एसी हैं। के डीटीएफ के तो उम्मीदवार पिछली क्या मिथुराज दूसिया उपलब्धियां जी हैं से। जिनको लेकर के आप जो है आगे अब चुनाव में जा रहे हैं? सुधांशु जी, अनिरुद्ध जी, ये आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं 2015 से 2019 तक डूटा एग्जीक्यूटिव में था और इस बार पहली बार एसी एकेडमिक काउंसिल में आ रहा हूँ, इलेक्शंस पे आ रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक चीज़ें थी और जहाँ तक चीज़ें हैं, देयर आर मेनी चैलेंजेस अहेड इन फ्रंट ऑफ अस। आप जहाँ तक देखिए 2013 से एक से बाद एक पॉलिसी असॉल्ट्स हुए हैं एजुकेशन सेक्टर में, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो पहले या अब बीजेपी गवर्नमेंट रही हो। आपको अगर ध्यान हो 13 में FYUP आया पहली बार। एज ए रिजल्ट 2013 में बहुत प्रॉब्लम्स आई, वर्कलोड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई। आपको अगर ध्यान हो प्रोग्राम कोर्सेज पूरी तरह से निकाल दिए गए। BA प्रोग्राम, BSc, BCom में बहुत प्रॉब्लम्स आई, वर्कलोड रिलेटेड इश्यूज आया। हम किसी तरह मैनेज डूटा के बैनर के तले हम लड़े, सारा कॉमन टीचर लड़ा और हमने रिटेन किया, हम फोर्स सेव कर पाए। 2015 में फिर CBCS आ गया, फिर आया पहली बार। हम बड़े ही मुश्किल से FYUP से लड़कर जीते थे कि CBCS आ गया। अब CBCS आते ही एक और प्रॉब्लम आ गई, वर्कलोड के रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। आपको ध्यान हो नंदिता नारायण ने उस टाइम UGC से लड़के लेटर निकलवाया था, FYP जा रहा है और इसके वजह से कोई एडहॉक टीचर की पोस्ट बाहर ना हो, गायब ना हो। ये एक मेजर बैटल था जो कि हमने जीता। उसके बाद आप देखिए हम इस बैटल से उभरे ही थे कि थर्ड UGC अमेंडमेंट आ गया। अब थर्ड UGC अमेंडमेंट क्या हुआ? थर्ड UGC अमेंडमेंट एक्ट जहाँ था वो बेसिकली क्या कर रहा था कि हमारे जो टीचर्स थे उनका वर्कलोड 1460 से 2022 में कर गया। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, परमानेंट टीचर्स के वर्कलोड बढ़ गए और फिर एडहॉक टीचर्स के लिए फिर वर्कलोड ही नहीं बचा। तो एज ए रिजल्ट 5000 पोस्ट, वी वर लूजिंग अराउंड 5000 पोस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगेन नंदिता नारायण जी के लीडरशिप में हम उसको भी क्लिंच किए और सरकार बाध्य हुई। हम सारे टीचर्स रास्ते पे आए, स्ट्रगल किया, मूवमेंट हुई और सरकार बाध्य हुई उसको वापस लेने के लिए और फिर फोर्थ UGC अमेंडमेंट एक्ट आया। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, जहां से हम लड़के उभरे ही थे का रोस्टर चेंज कर दिया गया। 200 पॉइंट रोस्टर, जो इंस्टीट्यूशन वाइज 200 पॉइंट रोस्टर होता है उसको जगह इन्होंने कर दिया डिपार्टमेंट वाइज 200 पॉइंट रोस्टर, जिसको मतलब कॉमन पार्लेंस में कहते हैं 13 पॉइंट रोस्टर। अब ऐसे क्या हुआ कि अब क्या हुआ, अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, चाहे वो UR हो या नॉन UR हो, उथल पुथल हो गई क्योंकि मतलब पोजीशंस चेंज होने थे और अगर पोजीशंस चेंज होंगे तो टीचर्स फिर जॉब लूज आउट करेगा और इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू जब होता है एडहॉक टीचर्स का, आप जानते ही हो कौन रहेगा, क्या रिटेन होगा, पता नहीं चलता। तो हमने एक पैन इंडिया मूवमेंट बिल्डअप किया राजीव रे जी के लीडरशिप में डूटा के तले एंड वी फाइनली क्लिंच्ड इट। सरकार फिर बाध्य हुई इसको कि आप 200 पॉइंट रोस्टर इसको आप रिस्टोर कीजिए। ये हुआ। उसके बाद आप देखिए अचानक एक और पॉलिसी असॉल्ट आ गया। 2019 में EWS आ गया। अब EWS के तले क्या हुआ, जितने UR पढ़ा रहे थे 10% ऑफ ईच सैंक्शन स्ट्रेंथ जो कॉलेज का है, अब वो EWS में कन्वर्ट हो गया। हमने उस टाइम कहा कि देखिए डूटा ने पूरी तरह से कहा कि फरवरी 2019 से पहले की जो पोस्ट है उसमें तो EWS एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज फरवरी 2019 के बाद नोटिफिकेशन जो आया है वो कहता है कि नई पोस्ट जो होंगी उस पर EWS एप्लीकेबल होगा। लेकिन नहीं जी, तब के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार साहब इन्होंने नहीं माना और बोला कि सरकार ने हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। सो दिस वाज ए मेजर प्रॉब्लम, बट डूटा लड़ता रहा। और देखिए आप बहुत जगह आप देख लीजिए, मेनी कॉलेजेस EWS में अभी भी UR पोस्ट हम रिटेन कर पाए हैं, दे हैव नॉट बीन आउट बिकॉज ऑफ EWS। और आज की डेट में देखिए जो झारखंड कोर्ट का ऑर्डर आया है वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है ना कि आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते 200 EWS रोस्टर जो है वो आप 2019 फरवरी के बाद ही आप उसके पोस्ट जो भी क्रिएट होगी उसको एप्लीकेबल होगा। तो ये भी एक मेजर डूटा की जीत है और हम तो चाहेंगे कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ये इमीडिएटली इसको करे, इसको संज्ञान में लें और इसको इमीडिएटली इसको करें ताकि हमारे एडहॉक टीचर बच पाए। देखिए उपलब्धियां तो DTF लेड डूटा की बहुत है, राइट? यस,
there are things that we have managed to clinch. There are many things that which are still left to be clinched, right? But we will keep on fighting with it. जी, तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा है समायोजन का। उसको लेकर के डीटीएफ का स्टैंड जो है पहले इसके विरोध में था, लेकिन बीतते समय के साथ आप इसके समर्थन में आ गए हैं। तो इसे क्या राजनीतिक मजबूरी देखा जाए या आपने उसके तकनीकी जो पहलू हैं उसको समझ लिया है? नहीं, मैं तो पहले एक बार बोलना चाहता हूँ कि डीटीएफ वाज नेवर अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन। लेट अस मेक दिस लाउड एंड क्लियर। डीटीएफ वाज ऑलवेज फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ टीचर्स। अगर रेगुलराइजेशन टीचर्स, बिकॉज देखिए ये जो एब्जॉर्प्शन का डिमांड है, ये एब्जॉर्प्शन का डिमांड मिथुराज या XYZ का डिमांड नहीं है, ये कलेक्टिव विल है टीचर्स का, ये कलेक्टिव डिमांड है टीचर्स का, राइट? अब देखिए, जब आप मूवमेंट बिल्ड करते हैं, जब आप मूवमेंट में होते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। एंड नॉट ओनली अस, एवरी ग्रुप, हमारे एक प्रतिद्वंदी ग्रुप है, उनका कहना था भाई ये तो DUVC ही एब्जॉर्प्शन करवाएगा सबका, वहीं से चिट्ठी निकलेगी। बट आज की डेट में वो भी मानते हैं, और हमारा तो शुरू से रिकॉर्ड रहा है, सब शुरू से हमारी बिलीफ रही है कि ये अध्यादेश गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको एब्जॉर्प्शन करेगी। सो जहां तक एब्जॉर्प्शन का मुद्दा है, I am totally committed for absorption. DTF is committed for absorption. Absorption, देखिए, absorption with correct roster is a huge thing. हम जब ad hoc टीचर्स को देखते हैं, ठीक है, आप देखिए हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स हैं, क्या वो जो अभी फिलहाल है पिछले, क्या कुड दे एक्चुअली अचीव इवन अ बेसिक थिंग लाइक मैटरनिटी लीव फॉर ad hoc टीचर्स? नहीं ना। फिर आप देखिए ये जो मेडिकल इश्यूज है, कोरोना का काल है, राइट? व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू देम? कोई मेडिकल पॉलिसी है? नहीं ना। मेडिकल आप भूल जाइए, एवरी 4 मंथ्स एक रिचार्ज कूपन की तरह हमें करना पड़ता है, राइट? कि मतलब अब एवरी ad hoc टीचर इज वेरी एप्रीहेंसिव कि आगे होगा या नहीं होगा, ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, TIC बदल जाते हैं, अलग इक्वेशंस हो जाते हैं, प्रिंसिपल्स बदल जाते हैं, या ना भी बदले तो प्रिंसिपल्स का रुख बदल जाता है। तो इन सब से बचने का क्या उपाय है? एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन का मुद्दा आया क्यों? अगर आप देखिए दिनेश सिंह के टाइम से जो शुरू हुआ, राइट, वेयर मेनी वेरी वेरी टीचर्स हु हैव बीन टीचिंग फॉर लॉन्गिश पीरियड ऑफ टाइम, उनको हटा दिया गया। ठीक है, सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन जो कि अपॉइंट हुए हैं, प्लीज समझिए, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमारा सवाल है वो जो टीचर्स हटा दिए थे, राइट, उनकी क्या गलती थी? सेम थिंग हो रहा था आपके त्यागी जी के टाइम में लॉ फैकल्टी में। फिर आप अभी देख लीजिए जोशी जी के टाइम में जो डिपार्टमेंट्स में हुए हैं, अगेन पर्सनली नथिंग अगेंस्ट देम, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना। तो विकल्प क्या है? ये कैसा रेगुलराइजेशन है? जो टीचर के टीचर जो सारे पढ़ा रहे हैं उनको 100% डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। हमें ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें तो एब्जॉर्प्शन चाहिए। हमें वो सारे साथी जो हमारे साथ हैं, हमें चाहिए कि हमारे साथ ही रहे। तो इसीलिए वी आर टोटली फॉर एब्जॉर्प्शन। यस, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजीज कुछ हद तक पास्ट में कुछ सक्सेसफुल हुई है, कुछ स्ट्रैटेजीज एक लेवल तक सक्सेस हुई है। वी हैव टू रीस्ट्रैटेजाइज, वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स। 5 दिसंबर का जो लेटर है उसको लेकर के डूटा ने कॉलेजेस को कोई लेटर लिखा था कि आप जो एक्सटेंशन लेटर दे रहे हैं उसमें उसको मेंशन कीजिए या नहीं कीजिए, क्योंकि वो एक सुरक्षा कवच हो सकता है एड हॉक टीचर्स के लिए। और डूटा की जो जीत थी उसमें भी एक नई चीज़ जुड़ सकती है उसके, अगर हिस्से में जुड़ना चाहें 5 दिसंबर के लेटर को हम अगर उसके साथ जोड़ लेते हैं तो क्या ऐसा कोई प्रयास हुआ? डूटा मैं बता दूं, ये जो 4 दिसंबर में जो हुआ मूवमेंट और उसके बाद 5 दिसंबर रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस लेटर था, एट बोथ लेवल्स, यूनिवर्सिटी के लेवल पे और कॉलेजेस के लेवल पे भी, वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली राइटिंग टू देम एंड वी हैव बीन इन करस्पॉन्डेंस टू देम कि भैया आप 5 दिसंबर का लेटर लागू करवाइए, और आंशिक रूप से नहीं, पूरी तरीके से। बिकॉज आप सही कह रहे हैं, ये एक कवच है। एब्जॉर्प्शन अगर एक फाइनल हमारी क्या कहते हैं टारगेट है, तो ये जो है ये पायदान है उधर जाने का। अगर आप सोचेंगे कि एब्जॉर्प्शन पे डायरेक्टली कूद जाएंगे 5 दिसंबर लेटर पूरी तरह से इंप्लीमेंट ना किए बिना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए अब देखिए
अब हमारे नए वीसी पीसी जोशी जी हैं, ठीक है। अब ये अच्छी बात है, मैं जैसे सुन रहा था, देख रहा था, ये कॉलेज टू कॉलेज जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जोशी जी आप थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दीजिए। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया इमीडिएटली काम कीजिए और 5 दिसंबर लेटर्स आप जनरेट करिए और पूरा एकदम रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन हर एक कॉलेज को इंस्ट्रक्शंस दीजिए। पर अब तो कर नहीं सकते, रूटीन मैटर की वजह से वो भी रोकना पड़ गया, उनको जो काम कर रहे थे वो भी रोकना पड़ गया, ऐसा कोई लेटर आया? देखिए ये रूटीन मैटर नहीं, ये 5 दिसंबर पहले का है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो मच डिलेड थिंग है, इसको तो उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए वो जो है ना कि एक रूटीन मैटर में आप नई चीजें नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन त्यागी जी ये करें। आप देखिए ना, ये तो आ गया था मेजर डिसीजन, लेकिन त्यागी जी ने बोला ना कि सारे टीचर्स आ जाओ, 100% अटेंडेंस चाहिए, भी तो एक नई चीज है ना। जोशी जी ने बोला ये। हाँ जोशी जी ने, सॉरी पीसी जोशी जी ने कहा ना ये। अब ये तो बहुत ही इलॉजिकल थिंग है, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि जिस तरह से टीचर हैरेस हो रहा है, आई मीन एंड जोशी इज ए मियर टूल, लेट मी बी वेरी लाउड एंड क्लियर। जोशी तो एक जरिया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है आपको। भाई हमने देखा ना पीछे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किस तरह से पीसी जोशी को इंस्टॉल किया डीयू में, हमने तो देखा ना, पूरा यूनिवर्सिटी देखा उस टाइम। तो हम तो यही मान रहे हैं ना कि भैया जोशी जी वही कर रहे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा है सर। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है जोशी जी को इंस्टॉल करने में, राइट। तो काम कीजिए जोशी जी, एडॉक टीचर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। एनईपी का एक मुद्दा है आजकल, सभी के जहन में है कि एनईपी आएगा तो किस तरह के खतरे जो हैं शिक्षकों को मतलब आने वाले हैं, या आपको लगता है कि जो डिस्प्लेसमेंट की संभावना है या जो जॉब जाने का खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा एनईपी अगर लागू हो जाता है तो? एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देखिए मैं शुरुआत करता हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कर रही है, ये कह रही है हम FYUP ला रहे हैं। अब ये अलग बात है कि ये यही बीजेपी गवर्नमेंट थी जो बोल रही थी नहीं कांग्रेस और दिनेश सिंह ने गलत किया, हम FYUP वापस ले रहे, आज वही बोल रहे हैं FYUP ला रहे हैं, ठीक है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन बात है FYUP में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं वेल बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट लेके निकल पाएंगे, सेकेंड ईयर के बाद डिप्लोमा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन भाई बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, वो तो कहते हैं एक अलग विषय है चर्चा का। बट व्हाट अबाउट द वर्कलोड, फ्लक्चुएट करेगा वर्कलोड। भाई अगर स्टूडेंट्स निकलते गए, आते गए, जाते गए, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स रहा, तो फिर वर्कलोड कहाँ आपका फिक्स्ड होगा, वो तो वेरिएबल होगा। और जहां वर्कलोड वेरिएबल हुआ, वेल आई मीन फिर से एडॉक टीचर्स की नौकरी खतरे में होगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बना दिया जाएगा या कॉन्ट्रैक्चुअल भी नहीं रखा जाएगा। ये तो अब एनईपी, देखिए एनईपी क्या कह रहा है, एनईपी कह रहा है कि हर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में, आपके हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका एक बीओजी होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, और वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस तय करेगा हम क्या पढ़ाएंगे, हम कितना पढ़ाएंगे और हम कैसे रिक्रूट करेंगे, प्रमोशन वगैरह, वो तो अलग बात है। अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी अगर आपका बीओजी कहता है नहीं जी अब तो पोस्ट रहे नहीं, वेरिएबल हो रहा है क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं, हम कॉन्ट्रैक्चुअल भी नहीं रखते। और देखिए ये एनईपी को आप लार्जर फ्रेमवर्क में भी देखिए, लार्जर फ्रेमवर्क क्या है, लार्जर फ्रेमवर्क कहता है आपका जैसे ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को त्यागी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस तो बना दिया, एमिनेंस। नाउ आईओई जो बना है उसमें जनवरी में ही गवर्नमेंट पे एक नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सिर्फ 60% फैकल्टी ही आप रेगुलराइज कर पाएंगे। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी भी तो आईओई है ना। हाँ हमारे कुछ प्रतिद्वंदी कह रहे हैं नहीं 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 आप तो डर का माहौल कर रहे हैं क्योंकि वहां पर तो वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है। अरे भैया ठीक है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, बट क्या आप लिख के दे सकते हैं कि ये डीयू में नहीं आएगा, डीयू भी तो आईओई है। तो अब इसको लार्जर फ्रेमवर्क में देखिए, यहाँ वेरिएबल वर्कलोड बना दिया है इन्होंने जैसे कि कोई स्टेबल रह ना पाए, और वहां से वो आईओई वाला वो ला रहे हैं कि 60% ही आप रेगुलराइज कर पाएंगे। तो इसको हमें एक साथ लिंक करके देखना पड़ेगा, और इसी से मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट तो बहुत मेजर फियर और थ्रेट है। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश का जो वर्कलोड बनता है अगर FYUP लागू होता है NEP के कारण, तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, मतलब सब्जेक्ट का, कोर्स का, और उससे कितना प्रभावित होगा टीचर?
अच्छा ठीक है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वह एक्चुअली मैं बता दूं, अभी फाइनल फॉर्म तो निकल के आया नहीं है का, वो बातचीत चली, बट देयर आर सर्टेन केसेस ऑफ एप्रीहेंशन कि प्रोग्राम कोर्सेज का क्या होगा। और प्रोग्राम कोर्सेज जाते ही हमें जैसा सुनने में आ रहा है, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रोग्राम कोर्सेज हो सकता नहीं, तो बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम, आपका बीकॉम प्रोग्राम, ये कोर्सेज जाते ही एक रेडिकल मैंने से रेडिकल आई एम यूजिंग इट इन अ नेगेटिव वे, कि नेगेटिव चेंजेस होंगे। दूसरा आप जो सिलेबस का कह रहे हैं, देखिए अभी हमारा जो सिलेबस है उस पर 1000 खामियां हो सकती है, नो डाउट, इट्स ऑलवेज ए प्रोसेस, ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है सिलेबस की। लेकिन एक चीज है जो मैं देख के आ रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर से प्रोग्रेशन होता है, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर प्रोग्रेशन होता है। ये एक सिलेबस जो फॉर्मेशन है, इसका भी ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है। अब जो FYOP जो आ रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा करो कि बच्चा सर्टिफिकेट लेके निकल जाए, सेकेंड ईयर में कुछ ऐसा करो कि बच्चा डिप्लोमा लेके निकल जाए। वेल, तो कंटिन्यूटी कहाँ रही सिलेबस की? आप तो ये बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट ईयर में ऐसा सिलेबस बना दो कि एक लेवल तक बच्चा पूरा फिट फाट एंड एवरीथिंग इंक्लूसिवली वो पढ़ के निकल जाए। लेकिन फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट लेना और अगले पायदान में पहुंचना, ये कंटिन्यूटी, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ कहाँ है? तो ये एक मेजर फैक्टर है। तो सिलेबस में तो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो हमें देखेंगे जब फाइनल जो सिलेबस निकल कर आता है कि उसमें वर्कलोड पे क्या प्रभाव होता है। और नॉट ओनली वर्कलोड, जैसे मैंने कहा, नेचर ऑफ सिलेबस मेकिंग विल हैव टू गो अंडरगो अ लॉट ऑफ चेंज। प्रमोशन को लेकर के आजकल जो है वाहवाही लूटने का दौर चल रहा है। सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रही हैं, लोगों कह रहे कि हमने करवाया। आप डूटा में हैं, कहा जा रहा है कि डूटा ने ही डिले किया है 6 साल प्रमोशन को, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये दुष्प्रचार है। इनफैक्ट आज ही मैं पढ़ रहा था, हमारे आई थिंक NDTF का था, वो कह रहे थे कि 2016 से हमने शुरू किया, जब हमें पता चला कि 4th अमेंडमेंट में खामियां हैं और हमें API और काउंटिंग ऑफ पास सर्विस, हमने तब से स्ट्रगल शुरू किया, ये NDTF कह रहा है। अब मुझे तो मालूम था कि कॉमन टीचर तो 2010-11 से लड़ रहा था DTF लेड डूटा बैनर के तले। अब ये लोग अगर 2016 में जागे हैं, दैट इज देयर। बट एनीवे, मैं पर्टिकुलर टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी पे। देखिए, प्रमोशन की लड़ाई तब से शुरू हो गई थी जब 6 पे कमीशन आया था। 6 पे कमीशन, बाय द वे, वाज द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सर्विस कंडीशन, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस, ठीक है, क्योंकि वो साफ कह रहा था कि काउंटिंग ऑफ पास सर्विस होनी नहीं है। देखो, अब 1 साल से नीचे अगर हुआ तो कोई काउंटिंग ऑफ पास सर्विस होगी नहीं। और आपको मालूम है कि एडॉक टीचर्स का एवरी 4 मंथ्स आपका एक ब्रेक होता है, तो इससे लटकारा। उसके बाद API हुआ कि आपको अगर करना है तो कुछ API करना पड़ेगा। अच्छा, फिर रिक्वायरमेंट क्या हुई कि आप लागू कर रहे हैं इसको 2010 में, और आप तो दिनेश सिंह तो इनफैक्ट 2008 में पहुंच गए थे। 2012 की चीज 2010 से 2008 में पहुंच गए। तो अब तो टीचर्स के बीच एक संघर्ष आया कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव वे में जाके हम कैसे काउंटिंग ऑफ पास सर्विस करें। तो लड़ तो हम 2010-12 से ही रहे थे। एंड आज जो 2018 में रिलीफ मिली है, वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, वो सक्सेस एवरी कॉमन टीचर की है जो DTF लेड डूटा बैनर के तरह लड़ा है। चाहे वो UGC के बाहर हो, चाहे वो उस जमाने में उसे MHRD कहते थे, आज MOE है, MHRD के अगेंस्ट लड़ा हो, या फिर DU में लड़ा हो। वो कॉमन टीचर, हर कॉमन टीचर लड़ा है। और ये DTF लेड डूटा की ही क्या कहते हैं आपको अचीवमेंट है कि आज आंशिक रूप से काउंटिंग ऑफ पास सर्विस हो रही है। देखिए, हमारा तो मानना है पूरा काउंटिंग ऑफ पास सर्विस होनी चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी 6 पे कमीशन में, जब ग्रेड पे बैठा दिया कांग्रेस के टाइम में। अब ग्रेड पे कहता है कि आपको 1 लेवल से दूसरे लेवल प्रमोशन जाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर ग्रेड पे में एक पर्टिकुलर टाइम रहना पड़ेगा। तो अब लड़के अब फाइनली डूटा हैज अचीव्ड कि विद PhD जिनका है 4 इयर्स काउंटिंग ऑफ पास सर्विस हो। लेकिन हम यहाँ रुकना नहीं है, हमें तो देखिए 12-12, 15-15, 18-18 साल से लोग पढ़ाए हैं, तो वो क्या पूरा वेस्ट हो गया? उसको भी अचीव करना है। और आप प्रमोशन में देख लीजिए, ये जो सबसे गड़बड़ वाली चीज ये प्रमोशन में आई है, ये है कि 2018 में आपका एसोसिएट प्रोफेसरशिप के लिए PhD की दरकार है। वेल, आप देखिए कितने पेंडिंग प्रमोशंस हैं एसोसिएट के, कितने सालों से हैं,
और रेट्रोस्पेक्टिवली अब सरकार ये डिमांड कर रही है कि हमें तो पीएचडी चाहिए, तो अब रेट्रोस्पेक्टिव हम पीएचडी कहाँ से लेके आए? मान लीजिए 2014 में कोई एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया था, अब उसने पीएचडी की नहीं है या बाद में पीएचडी की है, तो एज ए रिजल्ट उसका डेट पुश हो जा रहा है 2014 से। ये तो सरासर ज्यादती है। अब देखिए प्रमोशन प्रोफेसरशिप के लेवल में भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वेल दे वांट 10 peer reviewed journal articles या UGC listed journal articles promotions के लिए to be eligible to be promoted। भाई देखिए हमारे जो इतने सीनियर टीचर्स हैं वो इतने दिनों से एसोसिएट प्रोफेसर हैं, राइट, और उस समय कोई क्राइटेरिया नहीं थी कि आपको पीयर रिव्यूड ही करना है। भाई टीचिंग का क्राइटेरिया नहीं है कि आप प्रोफेसर बनने की कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या? जो सिर्फ टीचर्स टीचिंग में कंसंट्रेट कर रहे हैं और एक से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशन जिन्होंने दिया है, उनका क्या हक नहीं है प्रोफेसर बनने का? और दूसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज जो है वहां पे पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल से ज्यादा बुक्स, चैप्टर्स इन एडिटेड बुक्स, ट्रांसलेशन की जरूरत है और महत्व है और इंपॉर्टेंस है। सो देयर आर मेनी अदर इश्यूज। अब देखिए ना 2010 से जो लेना चाहते हैं स्कीम में, यूजीसी का डॉक्यूमेंट जो है वो कह रहा है 45 पॉइंट्स चाहिए आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, हालांकि उसमें एक टेबल मिसिंग है। अब डीयू ने अपने आप ही उसको 45 का 150 कर दिया। ये कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चलता ना। फिर आप बोलते हैं कि भैया उसका क्या प्लेजरिज्म चेक होना चाहिए। एब्सोल्युटली प्लेजरिज्म चेक होना चाहिए। प्लेजरिज्म तो इज मस्ट। हैविंग सेड दैट एक क्राइटेरिया डेवलप होना चाहिए ना। अब पुराने जमाने में किसी ने लिख रखा है उसका आप प्लेजरिज्म चेक नहीं कर रहे हैं, अब मतलब प्लेजरिज्म चेक कैसे करेंगे आप उसका? ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है लोगों की प्रमोशन रोकने वाली चीजें हो रही है, रोकने वाली की हो रही है। इनफैक्ट जहां प्लेजरिज्म चेक करना है, वेल आई मीन हम तो जानते हैं कितने प्रिंसिपल्स हैं जिन पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हाट अबाउट देम? आप कॉमन टीचर्स को हैरेस कर रहे हैं। सो सी देखिए, दीज नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। आप शिक्षकों से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव के लिए? शिक्षकों से हमारी यही अपील है कि आप DTF लेड डूटा के जो हमारे EC उम्मीदवार हैं देव कुमार, और जो हमारे 3 एकेडमिक काउंसिल के प्रत्याशी हैं, मैं मिथुराज, राजेश जी मोतीलाल कॉलेज, विश्वजीत मोहंती देशबंधु कॉलेज, आप इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए और टोटल सपोर्ट दीजिए। देखिए हमारी एक ट्रेडिशन रही है DTF की, हम चाहे वो जो भी गवर्नमेंट हो, पिछले कांग्रेस की हो या अभी बीजेपी की हो या आगे जो भी होगी, वी विल फाइट फॉर टीचर्स कॉज। हम स्ट्रीट में लड़ते हैं, स्ट्रीट में जीतते हैं और हम क्लिंच करते हैं। तो आप हमें और सपोर्ट दीजिए, आप अपने आप को सपोर्ट दीजिए, बिकॉज हमारे सामने बहुत मेजर चैलेंजेस हैं जिसे हमें क्लिंच करना है।